इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 6 जो इम्पोर्टेंट खबर को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे इम्पोर्टेंट खबर को। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, अगर आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक और नंबर को लिख देता हूँ 94257042। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए भारत क्या प्रयास कर रहा है। भारत का एफर्ट है कि पाकिस्तान को जो है ना पूरे वैश्विक कम्युनिटी के सामने अ, ये डिक्लेयर करना कि वो एक आतंकवादी जो है ना घटनाओं को अंजाम देता है, भारत के खिलाफ जो यहाँ पे काम करता है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सही नहीं है। लेकिन अभी आप देखोगे आई आईएमएफ से जो है ना पाकिस्तान को फंड मिल जाना, वित्तीय सहायता, एशियन डेवलपमेंट बैंक से फंड मिल जाना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो जो एक सभा है, देखिए यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तालिबान प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के आतंकवाद रोधी समिति का उप प्रमुख के रूप में नॉमिनेट करना। ठीक है, नॉमिनेट करना अ, ये बार बार दिखा रहा है कि जो वैश्विक कम्युनिटी है, जो वैश्विक जो देश है, वो पाकिस्तान के करतूतों को समझ क्यों नहीं पा रही है। ठीक है, भारत का यहाँ पे कड़ा विरोध दर्ज कराया है कि पाकिस्तान जो है बार बार आतंकवादी जो है आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, फिर भी आप इस तरह की सहायता इसको क्यों कर रहे हैं। भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया है। ठीक है, याद रखिएगा यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें कुल 15 मेंबर होता है। कितना मेंबर होता है? 15। 5 होते हैं परमानेंट वाले और 10 क्या होते हैं? नॉन परमानेंट वाले। नॉन परमानेंट मेंबर है ना, भारत इसका 8 बार क्या कर दिया है, मतलब कर चुका है, अध्यक्षता कर चुका है। ये फैक्ट जो एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये जो मैंने आपको बताया ना कहानी, यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें जो कई समितियां हैं, उसके प्रमुख के रूप में पाकिस्तान को यहाँ पे पद दे दिया गया है और भारत ने इसकी जो है नाराजगी जताई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत का जो कूटनीतिक प्रयास है ना, उसको नई सिरे से सोचने की जरूरत है और नई तरीके से कूटनीतिक प्रयास करने की जरूरत है। क्लियर है? तो ये जो है ना मेंस में आपको अपना आगे की राह में लिखने का काफी हेल्प करेगा, क्योंकि भारत के द्वारा जो है वैश्विक देश है, उनके साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में वार्ता किया, पाकिस्तान का जो आतंकवादी कृत्य है उसके बारे में वार्ता किया, कई देशों का समर्थन भी मिला, फिर भी उसको एशियन डेवलपमेंट बैंक से, आईएमएफ से लोन कैसे मिल जा रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे भारत को अपने कूटनीतिक जो प्रयास है ना, उसको नए सिरे से या नए तरीके से जो है सोचने की जरूरत है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के तमाम प्रयासों के बावजूद भी है पाकिस्तान को यहाँ पे फंड दे दिया जाता है, तो आप इस कदम को भारत के नज़रिया से कैसे देखते हैं? ठीक है? इस तरह के प्रश्न अगर आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी में आएगा ये, तो आपको यहाँ पे इसी तरह का सजेशन लिखना होगा। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात की हम लोग, यहाँ पे जो है ना कुल 15 मेंबर, 5 परमानेंट वाले होते हैं। इसको P5 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? P5। इसमें आ जाएगा आपका अमेरिका, यूके, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, चाइना और एक और है कंट्री। और कौन सा कंट्री है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है? अब आते हैं ये हमारे प्रधानमंत्री जी। कल जो था ना 5 जून था, और आपको पता है ना 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस बार का थीम क्या है? प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करना। क्या थीम है? प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करना। थीम पूछ लेता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और अन्य एग्जामों के लिए भी, क्योंकि इन्वायरमेंट से वह प्रश्न पूछता है। क्यों पूछता है आपको पता है? क्योंकि आपको पता है ना, बिना इन्वायरमेंट के हम लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, हम लोग जीवित रह ही नहीं पाएंगे। हमें ऑक्सीजन चाहिए, कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे किसका पार्ट है? इन्वायरमेंट का। इसलिए इन्वायरमेंट से कुछ चाहता है ताकि सभी को पता चल सके कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। खैर, ये तो हो गया सामान्य बातें। अब हम लोग बात करते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए या पर्यावरण को सस्टेन करने के लिए सरकार ने कौन-कौन सा कदम उठाए रखे हैं। तो आप यहाँ पे लाइफ है ना मिशन के बारे में बात करोगे, आप यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट के बारे में बात करोगे, यहाँ पे ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र है उसके बारे में बात करोगे, यहाँ पे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के बारे में बात करोगे यहाँ पे। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम अ, अभियान के बारे में बात करना है यहाँ पे।
फिर यहाँ पे लाइफ पोर्टल के बारे में बात करना है, लाइफ पोर्टल, फिर जियो टैगिंग के बारे में बात करना है, जियो टैगिंग के बारे में बात करना है। ये सब जो प्रयास है ना, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, सरकार के द्वारा जो है महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है, ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अभी हाल ही में है पर्यावरण संरक्षण के लिए या पर्यावरण सुरक्षा के लिए सरकार ने कौन-कौन से पहल शुरू किए हैं? आप उसका संक्षिप्त में विवरण दें। आपको इसी 5-6 जो स्कीम को यहाँ पर लिख देना है। देखिए, स्कीम तो कम से कम पचासों को चल रहा होगा, लेकिन सभी याद करना कर पाना अपने आप में चैलेंजिंग होता है। आप 5-10 को आप ध्यान में रखेंगे और हर जगह जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है एनवायरनमेंट से, आपको वहाँ पे यूज़ करना है। अगर बोले कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में आप जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, पेरिस क्लाइमेट के बारे में, रियो डी जेनेरियो के बारे में, ठीक है? और भी बहुत सारे जो यहाँ पे है स्कीम जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा चलाया जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लोगे रामसर साइट 1971 वाला, है ना? वेटलैंड लैंड को लेकर और भी बहुत सारे यहाँ पे प्रयास किए गए हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? अरावली पर्वत, ये देख रहे हैं ना अरावली पर्वत, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। भारत में सबसे सबसे पुराना जो पर्वत श्रृंखला है, वो है अरावली। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। भारत में पूछेगा तो अरावली आंसर हो जाएगा, ओके? और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है और सबसे नवीन पूछेगा तो कौन-सा हो जाएगा? हिमालय, अपना हिमालय। अभी भी उसमें आप देखोगे ना, तो उसका जो हाइट है ना बढ़ रहा है, ठीक है? तो नवीन में हिमालय और सबसे पुराने में अरावली। अरावली जो है ना, किन-किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? गुजरात, राजस्थान और हरियाणा। ये देखिए मैंने टिक करके रखा है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी आपको यहाँ पे बाउंड्री देखने को मिलेगा इसका, अरावली का। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, अरावली को लेकर। किन-किन राज्यों के साथ यहाँ पे जो है अरावली जो है क्षेत्र फैला हुआ है पर्वत, तो यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अब आते हैं एडिटोरियल पेज पे। आज जो है ना, बात किया गया है नेचुरल फार्मिंग को, प्राकृतिक खेती को लेकर, नेचुरल फार्मिंग, ठीक है? तो यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग की उपयोगिता के बारे में बात किया गया है। नेचुरल फार्मिंग हमें क्यों करना चाहिए, उसके बारे में बात किया गया है। नेचुरल फार्मिंग के लिए क्या-क्या प्रयास करने चाहिए, ये बातें की गई है। यहाँ पे ये भी बात किया गया है कि वर्तमान में जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है भारत का, ठीक है? उसके सामने खाद्य सुरक्षा का एक चुनौती बन के उभर रहा है। तो इस दिशा में प्राकृतिक खेती किस हद तक कारगर होगा? आप इस पर इसका विश्लेषण करें। अगर इस तरह का प्रश्न आता है, तो यहाँ पे ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए, एक तरफ जो है ना, भारत जो है या वैश्विक कम्युनिटी अपने आप को जो है प्रगतिशील या विकसित राष्ट्र अपने आप को कहती है। लेकिन अगर आप देखोगे, जो खाद्य होते हैं, उसमें पोषण की मात्रा जो है सीमित होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? ठीक है? तो वजह बताना होगा आपको कि जो अभी जो प्रोडक्शन तो हो जा रहा है, भारत जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है। लेकिन अगर आप उस खाद्यान्न को देखोगे ना, तो उसमें जो पौष्टिक जो पदार्थ होना चाहिए, वो गायब होते जा रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंजेज़ है। जो प्रोडक्शन हमारा जो बढ़ रहा है, किसके कारण से? खाद के कारण से, उर्वरक के कारण से, केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, उसके कारणों से बढ़ रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन जो जो इस प्रोडक्ट को खा रहे हैं, जो इस खाद्यान्न को खा रहे हैं ना, उनमें कई तरह की बीमारियाँ देखने को मिल रहा है, जिसका इलाज कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ये बड़ा अपने आप में चैलेंजेज़ है। आइए थोड़ा-सा समझाते हैं आपको यहाँ पे। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? बीते 4-5 दशकों में देखोगे कि जिस गति से देश की आबादी बढ़ी है ना, तो उस गति में जो प्राकृतिक कृषि होना चाहिए ना, उसमें कमी आ गया। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन जो नेचुरल फार्मिंग है, वो घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि जो ज़मीन चाहिए ना, वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। रोड, सड़कें, हवाई अड्डे, ठीक है? बस, इसके कारण से क्या हो रहा है? जो खेती करने वाला ज़मीन है, एग्रीकल्चर जो लैंड है, वो सीमित होते जा रहा है, वो घटता जा रहा है। आप देखोगे हॉस्पिटल चाहिए, स्कूल कॉलेज चाहिए हमें, महानगर चाहिए, ठीक है? रहने के लिए घर चाहिए, तो ज़मीन तो चाहिए ना। तो वो जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, वो इसमें लग जा रहा है। तो फिर हम लोग खेती कहाँ से करेंगे? इसलिए क्या करते हैं, थोड़ा-सा जो ज़मीन बचा, एग्रीकल्चर जो लैंड है, उसमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग फिर केमिकल का यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल
इंसेक्टिसाइड, तो ये सही नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कि जो खाद्यान्न हम लोग खा रहे हैं, उसमें न पौष्टिक पदार्थ है ही नहीं, तो इस खाने का क्या मतलब होगा? जब हम इस खाने को खाकर हमें बीमारी हो जाएगा और उसका बीमारी का इलाज संभव नहीं हो पाएगा, क्या ये सही है? नहीं है, ठीक है? यहाँ पर देख लीजिए, बड़ी जनसंख्या की खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के माध्यम से कृषि क्षेत्र और कृषकों पर पैदावार बढ़ाने और रासायनिक उर्वरक, खाद, फसलों में बढ़ोतरी के लिए क्या हो रहा है? केमिकल है, उसका यूज़ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। 40 से 50 साल के अंतर्गत आप देखोगे तो, जो कि सही नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो खेती-किसानी, सरकार अनाज की सब्सिडी पाने वाले गरीब रेखा के नीचे परिवारों के लिए सीधे-सीधे सुविधाजनक है। कुल मिलाकर जो सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है, रियायतें जो रियायत दामों पर जो इक्विपमेंट प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है? तो ये जो है ना प्रोडक्शन बढ़ा दे रहा है, लेकिन जो हमें जिस प्रकार का जो गुणवत्तापूर्ण अनाज चाहिए, उस प्रकार का नहीं मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पे किया गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है और जो लोग इस पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, उनमें बीमारियाँ जो है देखने को मिल रहा है। तो डॉक्टर लोगों के लिए फ़ायदा हो गया। कैसे फ़ायदा हो गया? वो लोग क्या कर रहे हैं, आपदा में भी अवसर को ढूँढ लिए। तो वहाँ पे क्या हो गया कि जो अनाज खा रहे हैं, उनसे बीमारियाँ फैल रही हैं। तो चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सीय उपकरण, दवाइयाँ, साजो-सामान, व्यवसाय का कारोबार फलता-फूलता है। तो ये डॉक्टर लोग को देख रहे हैं ना, जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए वो लोग आपदा में भी अवसर ढूँढ लिए। ये सही नहीं है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साथ में हम लोग बात करें यहाँ पे और भी कुछ खास बात है यहाँ, हाँ, यहाँ पे हमें फ़ोकस करना होगा, यहाँ पे जो है हमें क्या फ़ोकस करना होगा कि अपनी आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा आधार कृषि को बनाए रखना है। क्योंकि आपको पता है ना, लगभग 60% पॉपुलेशन जो हमारे देश का है, वो किसी न किसी तरीके से कृषि पर डिपेंडेंट है और हमें कृषि को क्या करना है, मजबूत करना है। आज लोगों के पास तो पैसा है, लेकिन उनके पास अच्छे खाने के लिए चीज़ें मौजूद नहीं है, तो जिसमें पौष्टिक हो, सभी गुण हो, जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, ठीक है? ये बात इस आर्टिकल में किया गया है। तो आप 4-5 एंगल से चीज़ों को पढ़िएगा, ठीक है? प्रश्न किसी भी तरह से पूछे जाते हैं मेंस में, आप हर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बात किया गया है, हाँ, वही पाकिस्तान के बारे में, यहाँ पे जो मनमानी हो रहा है, क्या हो रहा है? भारत का प्रयास है कूटनीतिक स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, भारत हर देश को जाके बता रहा है, देशों का समर्थन प्राप्त कर रहा है कि पाकिस्तान जो है ना आतंकवाद का समर्थन करता है, आतंकवाद को पालता है, पोसता है, ठीक है? जो भी फंड इसको बहुपक्षीय संस्थाओं से मिलता है, उसका जो है ना वो डेवलपमेंट या सामाजिक कार्यों में खर्च नहीं करता है, बल्कि अपने सैन्य साजो-सामान को बढ़ाता है, ठीक है? आतंकवादी को जन्म देता है यहाँ पे। ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन फिर भी एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ फंड इसको कैसे दे दे रहा है? और यूएनएससी में जो इम्पोर्टेंट पद हैं, वो भी पाकिस्तान को मिल जा रहा है। तो भारत को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये पॉसिबल हो कैसे जा रहा है, ठीक है? लोगों को पता है कि पाकिस्तान को जो हम पैसा दे रहे हैं ना, वो डूब जाएगा। फिर भी आप जाँच-पड़ताल नहीं कर रहे हैं, बिना जाँच-पड़ताल के उसको दे दे रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, वो किस प्रकार से व्यवहार कर रही है, दोहरा व्यवहार, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और भारत को यहाँ पे अपने जो कूटनीतिक प्रयास हैं, उसको नए सिरे से जो यहाँ पे सोचने की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन करता है या आतंकवाद को पालता-पोसता है, तो क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। वैश्विक कम्युनिटी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे चैलेंजिंग हो जाएगा। आप देखोगे आईएमएफ में जो सबसे बड़ा जो दबदबा किसका था? अमेरिका का था। लेकिन वो पाकिस्तान को जो फंड दिलवाने में अमेरिका का ही हाथ है। लेकिन अमेरिका को भी पता है कि आतंकवाद से वो भी कहीं न कहीं जूझ रहा है। क्लियर? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ट्रम्प, अमेरिकी राष्ट्रपति है। तो याद रखिएगा किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है? और ये 46th नंबर के आई थिंक या 46th या 47th नंबर के क्या हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। रैंकिंग पूछ लेता है। अभी आप देखोगे ना एलन मस्क जो है ना, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो भी डोनाल्ड
ट्रम्प के नेतृत्व में जो है डिपार्टमेंट संभाल रहे थे, दक्षता विभाग, ठीक है? दक्षता विभाग का डिपार्टमेंट लीड कर रहे थे। तो उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। और बता दें आपको कुछ-कुछ फैक्ट याद रखिएगा। जब ये संबोधन कर रहे थे कब? जब चुनाव लड़ रहे थे वो, तो जगह-जगह जाके पब्लिक को क्या करते हैं, संबोधन करते हैं, तो वहाँ पे इन पे हमला हो गया था। शालीन ट्रिविया करके एक जगह था। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछ लिया। जो फैक्ट बता रहे हैं ना, उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अभी क्या हो गया, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, या वहाँ पे जो निजी प्राइवेट विश्वविद्यालय है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है, उसको मान्यता प्राप्त है, अच्छे क्वालिटी वाला एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो उसी का एक समूह है जिसको बोलते हैं आइवी लीग। ये टर्म याद रखिएगा, आईवी लीग। खबरों में रहा या सुर्खियों में रहा, आइवी लीग क्या है? तो आपको बता, यहाँ यहाँ पे लिख देगा, पर्यावरण से जुड़ा हुआ शब्द है। आपको बता देगा कि ये विस्फोटक है, एआई है ना? लास्ट में क्या लिख देगा कि ये जो है ना, अमेरिका का प्रतिष्ठित जो है यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप है, जिसको आइवी लीग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो 71 होगा ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आप देख लीजिएगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। ये फैक्ट को याद रखिएगा। और इन्होंने, जो ट्रम्प है, उन्होंने कहा कि जो भी विदेशी छात्र है, अब उसको हार्वर्ड विश्वविद्यालय या आइवी लीग वाले जो कॉलेजेस हैं, उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इस तरह की बातें की गई है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे मेधा पाटकर। इनका भी जो इनको भी लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। ये एक सोशल वर्कर हैं। ये पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं, और इनका कोशिश है कि पर्यावरण का जो है शोषण ना हो। तो अभी जो है ना, उड़ीसा में बॉक्साइट खनन हो रहा है। कहाँ पे? रायगढ़ में। तो वहाँ पे ये जा रहे थे वो, लेकिन इनको जाने से रोक दिया गया। और प्रशासन का कहना है कि अगर वो वहाँ पे जाती हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा क्या होगा, चैलेंजिंग हो जाएगा। वहाँ की जो सौहार्द है, बिगड़ सकता है, इसलिए इनको रोक दिया गया। आपको बता दें, विदा पाटकर एक सोशल वर्कर हैं, और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। इनका लीड लीड किया था इन्होंने। और अभी जो खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है उड़ीसा में, उनको लेकर यहाँ यहाँ पे जो है बातचीत, मतलब उसको लेकर यहाँ पे मुद्दे को उठा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये है यूक्रेन और ये है रशिया। किन-किन कंट्री को साझा करता है, याद रखेंगे, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा। ब्लैक सी का लोकेशन याद रखिएगा, रशिया भी साझा करता है, यूक्रेन भी कर रहा है। यहाँ पर है इज़राइल। इज़राइल जो है ना, किन-किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप देख लीजिए, वेस्ट बैंक देख लीजिए, यरूशलेम देख लीजिए, न्यूज़ में रहता है। ये है मेडिटेरियन सी, इजिप्ट करता है, इज़राइल करता है, लेबनान करता है। यहाँ पे अफ़गानिस्तान जो है ना, तजाकिस्तान के साथ, उज़्बेकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, चाइना, अपना भारत, पाकिस्तान, ईरान, कुल मिलाकर 7 कंट्री के साथ सीमा साझा करता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आ जाइए गोल्डन क्रिसेंट, गोल्डन ट्रायंगल। ये जो शब्द जो है चर्चा में रहता है, ये अफ़ीम वाला एरिया है, अफ़ीम, ठीक है? अफ़ीम समझ रहे हैं ना? वो नशीला पदार्थ, कोकीन, हेरोइन, ठीक है? ब्लैक पाउडर और पॉपिन्स, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जो मादक पदार्थ होते हैं। तो गोल्डन ट्रायंगल में वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, बर्मा, ईरान, अगर बात करें गोल्डन क्रिसेंट में, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान शामिल है। ये है भारत का मैप। आप देख रहे हो ना, कोल माइन वाला एरिया है। झारखंड में झरिया, बोकारो, और रानीगंज कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है, ध्यान रखेंगे आप। ये जो साउथ वाला पार्ट है ना, यहाँ पे आप देख लीजिए, नीलगिरी, डोडाबेटा, अनाईमुडी, कार्डमम हिल्स, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ये है वेस्टर्न घाट वाले पोर्ट, और ये है ईस्टर्न घाट वाले पोर्ट। कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मरमागांव, दीव, मैंगलोर, कोची। ईस्टर्न में आप देख लीजिए, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, इन्नौर, तूतीकोरन। ये हिल्स के बारे में पूछता है। अभी सिंधु न्यूज़ में चल रहा है, इंडस रिवर न्यूज़ में चल रहा है। हड़प्पा वाला भी पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। इंडस, चिनाब, रावी, बियास, सतलज। तो अरावली अभी बताया था ना, न्यूज़ में आ गया था। अरावली रेंज 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे कौन-कौन सा? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। अरावली इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे कौन-सा है? सतपुरा, ये भी याद रखिएगा। उसके नीचे आता है सतमाला। फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आ जाइए, मिहिर हिल्स, काफला हिल्स। फिर यहाँ पर गारो, खासी, जैंतिया।
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर यहाँ पे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, नॉर्थ टू साउथ पूछा गया एग्जाम में, याद रखेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट वाला है, मणिपुर का लोकेशन याद रखिएगा, असम को याद रखिएगा। कल का जो है ना न्यूज में असम जो छाया हुआ था, और आज ये मणिपुर देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और एक पेड कोर्स है, ठीक है, 499 उसका प्राइस रखा गया है। आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आपको मेंस के लिए जो बेसिक जो मेंस होगा ना, उसके लिए कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जो करंट के टॉपिक है जो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं ना, वहाँ से मेंस में क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है, किया जा रहा है, ठीक है, और पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।